आज की जो टॉपिक है ना, बात होगी हमारी मैकेनिक्स पे। बात बड़ी जनरल है। जब हम छोटे थे और हमने सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट किया था पढ़ना, 9th क्लास से जनरली लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना। और सबसे से पहले जो शुरुआत हुई थी हमारी, वो तो मैकेनिक्स से शुरुआत हुई थी। और मैकेनिक्स की सबसे पहली चैप्टर क्या होती है? या तो यूनिट डायमेंशंस या तो मोशन। चलो यूनिट डायमेंशन को छोड़ते हैं, मारो गोली उससे, मोशन से। मोशन में सबसे पहली जो स्टडी आती है, किसकी आती है? एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। वहाँ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं और शुरू हो जाती है वो गिदिर बिदिर। न्यूमेरिकल्स करते रहो। हाँ भाई, कर दिया तुमने न्यूमेरिकल। एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, 5 मीटर्स, टाइम टी ये दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ये दिया हुआ है, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। इसी तरह के छोटे मोटे सवाल जो होते हैं वो दी रहती है। फिर बात करते हैं, फिर उससे निकलती है, फिर बात होती है न्यूटन्स लॉ पे। 3 लॉ भाई देखो रट लेनी है। 3 लॉ हमने रट ली। एफ बराबर एम है। 9 क्लास जब पढ़ते हैं तब उसके बाद कुछ खास पता नहीं होता। वहाँ पे बस होती है एफ बराबर 5 न्यूटन लगा दिया भाई, मास इतना दिया हुआ, एक्सेलरेशन बता दे। तो उस तरह से हम निकालते हैं। और फिर हमारी गाड़ी चलते हुए जाती है कहाँ? ग्रेविटेशनल फिजिक्स पे, जहाँ हम ये करते हैं कि भाई देखो अब जरा अपनी उड़ान भरो, और उड़ान भर के एलोन मस्क के गाड़ी में बैठ के तुम स्पेस के चक्कर ज़रूर लगा लो। और वहाँ चक्कर लगाने के बाद ये देखो कि पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वो कैसी है। वो है तो क्लोज ही ना, तो बट वो क्लोज कैसी है, उसमें फोर्स क्या लगता है। और हमने पहली बार जाके पढ़ा है एफ इज इक्वल टू जी एम एम बटे आर स्क्वायर। इतना फिजिक्स पढ़ लिया और हम कहते हैं कि वाह 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 बाय बाय। बट रियल फिजिक्स जो स्टार्ट होती है बेसिकली 11th क्लास में, और फिर हम शुरू करते हैं वेक्टर से। फिर वही चीज़ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इक्वेशन ऑफ मोशन। बट बात अभी तक ये समझ में नहीं आती कि यार ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं, पहली बात वो क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इसके बाद आप फोर्स पढ़ रहे हैं, फोर्स का इससे क्या ताल्लुक। और हम फोर्स जब पढ़ रहे हैं तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों निकाल रहे हैं? क्या सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? कि ये कुछ वो है नहीं मैथ्स के, भाई इसकी उम्र इतनी है, दूसरे की उम्र 10 साल इससे बड़ी है, तो बताएं इसकी उम्र पहले कितनी थी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई साहब, कुछ और बता दो हमें। मतलब कि पूरी की पूरी जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से, बाद में फोर्स की तरफ आते हैं। फिर कभी फोर्स बदल जाता है, जी एम एम बटे आर स्क्वायर हो जाता है, कभी फोर्स 5 न्यूटन होता है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि यार ये करना क्या चाहते हो। अचानक से शुरू हो जाती है रोटेशन मोशन, फिर अचानक से शुरू हो जाती है पीरियोडिक मोशन। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? पहले तो तुम शुरुआत करते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से, फिर शुरू करती है फोर्स से। तब बाद में जब हम फोर्स पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो आज जो हम बात करेंगे कि ओवरऑल मैकेनिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो बात यह है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप इन सबको भूल जाओ। शुरुआत इन सब की कहाँ से होती है? शुरुआत होती है न्यूटन से, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना 3 लॉ। पहला लॉ को तो आप भूल जाओ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जो काम की आती है। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? जितने भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। चलो भाई कर दिया। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं तो उनका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। वहाँ से हम ये डिफाइन करते हैं कि जो फोर्स होती है वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। और वहाँ से हम ये फिगर आउट करते हैं कि जब हमारे पास फोर्स जब कांस्टेंट है, अगर फोर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होती, फोर्स अगर कांस्टेंट है, तब हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो जो निकल के आती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब फोर्स कांस्टेंट है। और इसी के बेस्ड पे हमारे जो दिमाग है वो पहले क्या होता है? बंद बहुत रहता है, एक छोटी सी बिल्ली का तरीका होता है। धीरे धीरे उसको इवॉल्व करना पड़ता है। उसे इवॉल्व कैसे होंगी? तो पहले वो बताते हैं, क्योंकि आप सॉल्व करो, एक कार रुकी है, जा रही है, रुक गई, रुकने का फिर जा रही है, तब क्या होगा भाई? कितने टाइम, क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं ताकि हमारे अंदर एक कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, ताकि हम इस चीज़ को देखने लगे कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उनकी शुरुआत ये होती है। फिर धीरे धीरे आती है पुली प्रॉब्लम।
पुली प्रॉब्लम, बंदर चढ़ गया, ये लटका हुआ, ये स्ट्रिंग, इस पे फोर्स लग रहा है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, एक ब्लॉक स्लाइड हो रहा है वेज से। देखो हर एक केस बड़ी सिमिलर है, हर जगह स्टडी क्या हो रही है अब तक, फोर्स जहाँ कांस्टेंट है। अब तुम बोलोगे वहाँ फोर्स कांस्टेंट कहाँ से हो गई, पुली में लटकी हुई एक मास, वो कहाँ पे आई, वो आती है अर्थ की इन्फ्लुएंस में। और अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है। जो ऑब्जेक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो जी से, जी की वैल्यू कांस्टेंट होनी है 9.8 और या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। मीन्स कि अब हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा और गर्म करते हैं और ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सिस्टम पे फोर्स कैसे लगाएंगे। तो ये सारा का सारा जो कांड हो रहा है वो किस चीज़ के लिए हो रहा है, हमारे दिमाग को इवॉल्व करने के लिए। चलिए अब यहाँ हम वीडियो को पॉज करते हैं और 1 मिनट के लिए इस चीज़ से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। देखो जब साइंटिस्ट कोई सोचते हैं, या फिर मान लो आप एक साइंटिस्ट हो, तो आप कैसे सोचोगे, तो आपकी पहले सोच ये होगी कि मान लेते हैं हम अगर दूर देखते हैं, स्पेस में देखते हैं और कोई एस्ट्रॉयड घूम रहा है धरती की तरफ आ रहा है, तो हम पहले ये देखेंगे इसकी ऑर्बिट क्या है, इसकी ऑर्बिट क्या ट्रेस हो सकती है। जब हमें ऑर्बिट मिल जाता है, ऑर्बिट मतलब क्या, पाथ, बेसिकली वो क्या देखते हैं, पाथ को देखने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें पाथ मिल जाता है तो अब ये होता है कि अब ये पाथ को लेके हमारे पास क्या है, फोर्स तो रखा हुआ है, F = gmm/r²। इस फोर्स को वो रेंडर करते हैं, वो एक मॉडल बनाते हैं और उसके बाद वो ये करते हैं कि अच्छा क्या वो इस पाथ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर वो इस पाथ को सेटिस्फाई करता है तो उसके बाद उस पाथ की मदद से उसे एनर्जी मिल जाएगी, उस पाथ की वजह से उसको एक्सीलरेशन मिल जाएगी, उस पाथ की वजह से उसको ये तक मिल जाएगी कि इतने टाइम में वो कहाँ होगा, वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, उसके बाद अगर और वो स्टडी करेगा तो वो ये बोलेगा क्या जो इसकी ऑर्बिट है क्या वो क्लोज है, मतलब कि एक बार एक पॉइंट पे आने के बाद फिर क्या वो दोबारा उसी तरफ लौट जाएगा और फिर वापस आएगा। जैसे अर्थ की मोशन है, अर्थ एक क्लोज ऑर्बिट में घूमता है, या वो अनस्टेबल टाइप की ऑर्बिट है कि एक बार आएगा उसके बाद वो वहाँ से बिल्कुल ही फरार हो जाएगा, या इस तरह की है। तो ये सब चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, साइंटिस्ट सोचते हैं कि हम तुम्हें एक फोर्स दे दो, हम सीधे क्या निकालेंगे, उसकी ऑर्बिट निकालेंगे, या फिर उसकी क्या निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि वो पोजीशन मुझे हर एक चीज़ की जानकारी दे देगा। लेकिन भाई हम तो साइंटिस्ट ना है, तो हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं फोर्स कैसे काम करता है। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, शुरुआत हमारी यही फालतू चीज़ों से होती है, 5 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, और हम इतने बड़े बेवकूफ़ बन जाते हैं कि यार करना क्या है इन सब चीज़ों का, फिजिक्स को हम भूल जाते हैं। और तब आती है बारी, जब हम मोशन सीख जाते हैं तब आती है बारी किसकी, मोमेंटम की से आती है, तब एनर्जी की बारी आती है, तब वर्क की आती है बारी। जब इनकी बारी आती है तब आप क्या करते हो कि भाई पहले डिफाइन करो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। 2 ऑब्जेक्ट को हमने टकरा दिया, चलो भाई बताओ इस पे क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब कि जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो किए जाते हैं, और इसी के बेस्ड पे क्या होती है आपकी IITs में क्वेश्चंस आती हैं, इन सब में आती है। तो आपको समझना ये पड़ेगा इनको करने का थीम क्या है। इनका थीम बस एक ही चीज़ है, ये दिखाना कि आपका ब्रेन थोड़ा इवॉल्व हो। आपको सीधे के सीधे ये नहीं बोल दिया कि भाई जुपिटर की ऑर्बिट फाइंड करो, या फिर जुपिटर में जितने भी उनके मून्स हैं उनकी ऑर्बिट पता करो, या फिर जुपिटर का इन्फ्लुएंस अर्थ के ऑर्बिट पे है क्या आया होगा उसके बारे में बताओ, ये कभी नहीं बोल सकते ना वो। तो आपको पहले वो सिखाना पड़ेगा। और उसके बाद अब रियल चीज़ कहाँ शुरू होती है, रियल चीज़ शुरू होती है कहाँ, चलो भाई चलो ठीक है, पहले आप रोटेशन मोशन सीख लेते हैं। रोटेशन मोशन में जाते हैं, रोटेशन मोशन में क्या होगा। अब रोटेशन मोशन, अब तक आप ट्रांसलेशन मोशन में थे। जब धीरे धीरे कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, तब हमको समझ में आता है कि यार इसमें एक एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें टॉर्क लगेगा, फोर्स बदल जाएगी टॉर्क की तरफ, मोमेंटम चेंज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम की तरफ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे और फिर हमारे जो खोपड़ी है वो बर्दाश्त से बाहर होने लगता है। मैं तो हज़ारों बच्चों से मिलता हूँ जिनके पास एक ही कंप्लेंट होता है कि भाई साहब फिजिक्स समझ में नहीं आती, और मैं 100% कहता हूँ भाई तुम्हें फिजिक्स समझ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स समझने के लिए सबसे बेसिक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम कोई भी चीज़ को पढ़ते हो तो उसमें क्या क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो क्यों पढ़ाया जाता है, और वो तुम्हारे ब्रेन को इवॉल्व करने के लिए पढ़ाया जाता है ताकि तुम एक बिगर पिक्चर की तरफ मूव कर सको, उसे देख सको। इसीलिए हमारी शुरुआत वेक्टर से की जाती है, क्योंकि वेक्टर हर जगह है। और जब तुम इन सबको पढ़ लोगे तब उसके बाद आएगा न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। जिस ग्रेविटी ने आपको सब मोशन सिखाया तो आप उस ग्रेविटी को इतनी दूर ढकेल देते हो, और वहाँ शुरू होती है क्लोज्ड ऑर्बिट। वहाँ आप जानते हो
भाई ये तो फोर्स है, वो तो कांस्टेंट नहीं होता, वो तो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, और वो टाइम के साथ तो चेंज नहीं होता हैं। अरे यार ये क्या मामला है। फिर वहाँ जाके आप जब पोटेंशियल खोजते हो तो पोटेंशियल नेगेटिव आती है। भाई ये क्या मामला है। तब आप स्टेबिलिटी की तरफ भागते हो। स्टेबिलिटी क्या होता है, तो देखा किस तरह से कॉन्सेप्ट्स लिंक है। फिर आप रोटेशन से घूम के तब आप ये सोचने की कोशिश करते हो कि भाई सर्कुलर मोशन किस तरह का होगा, या फिर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पाथ में रिपीटेड मोशन करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह करे, तब क्या आएगा। तब वहाँ टाइम पीरियड निकालो, एक्सीलरेशन निकालो। बट बेसिकली आपको समझना क्या है, आपको समझना इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको ये समझना है कि किस तरह से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, किस तरह हम चीज़ों को देखें, उनके नेचर को समझें, और अपने दिमाग को भी इवॉल्व करना है कि क्या हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हमें फोर्स दिया हुआ रहे तब आप क्या होता है कि एक पार्टिकल है भाई, वो किसी फोर्स में क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसकी फोर्स क्या हो रही है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो आपको बताना है कि इसकी पोजीशन कैसी होगी, ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हो ना। और अभी तक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि बंदे ने ओलंपिक मेडल जीत लिया, अब हमें भी जेवलाइन फेंकना है, लेकिन अब लोगों के अंदर धुन सवार हो गया कि यार इसकी फिजिक्स कैसे अंडरस्टैंड करें, इसकी फिजिक्स अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बड़ा बेहतरीन वीडियो बना दिया यार कि ये देखो बंदा कितना स्पीड में दौड़ के आया और कितनी ज़बरदस्त तरीके से भाला फेंक दिया। तो उसमें तो बहुत सारी और फिजिक्स है, तो बस उसको एक सिंप्लीफाइड मॉडल बना के लोगों ने दिखाया कि ये देखो ऐसे ऐसे चीज़ें, इतना डिस्टेंस वो तय करेगी। तो बेसिकली होता क्या है कि आप क्या हुआ, वो एक पाथ निकाला। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं तो किस तरह की बात बनाती है, वो किस तरह की बात बनाएगी, बनाती है ना पैराबोलिक। वो पैराबोलिक कहाँ से मिलता है, जब आप फोर्स, आप देखोगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, उसकी एक्सीलरेशन कब मैक्सिमम होगी, इसके एक्सीलरेशन किस तरफ जीरो नहीं होगी, वो कितना मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर चले गया तो क्या वेलोसिटी होगी इसकी, है ना, उसकी वेलोसिटी होगी भी कि नहीं होगी, कितने तरफ की कंपोनेंट्स होंगे। जब उनको सॉल्व कर लोगे तब आप रेंज निकालते हो, मैक्सिमम रेंज कितनी होती है। तो बेसिकली ये छोटे मोटे ये जो टॉय मॉडल्स होते हैं, जब आप इग्नोर कर देते हैं फ्रिक्शन को, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके चलते हैं, स्पिन को इग्नोर करके चलते हैं कि अगर एक बॉल को फेंकोगे तो वो स्पिन भी तो करेगी, जिसकी वजह से उस पर ड्रैग फोर्स भी तो लगेंगे, आपको उन्हें कौन कंसिडर करेगा। उसके बाद जब उसकी जो ऑर्बिट है क्या वो स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो स्टेबल हो, क्योंकि उस पर जो फोर्स लगाती है तो वो उसके ट्रेजेक्ट्री को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो टाइम के साथ या पोजीशन के साथ किस तरह चेंज होती है, उसकी एनर्जी में क्या फ्लक्चुएशन होता है, और या उसकी जो ऑर्बिट है उसमें स्टेबिलिटी कितनी है, वो भी तो चीज़ होगी, तभी तो काम करोगे। तो टेक्निकलिटीज़ में अगर जाएंगे तो बहुत कुछ है। तो इसीलिए हमारे जो बुक्स को है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप छोटे से शुरुआत करें और फिर धीरे से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ पहुँचें, ताकि आपकी हर एक कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव से लेकर इंटीग्रल से लेकर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बात करते हैं नीट के बच्चों के साथ क्या हाल होता है। भाई उनका तो हाल बहुत ख़राब होता है। बेसिकली वो हर एक चीज़ों को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। नीट में जैसे ही वो घुसते हैं उन्हें लगता है कि भाई आप तो डॉक्टर बन गए, बायोलॉजी पढ़ते जाओ। भाई ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बनोगे तब भी दिमाग की ज़रूरत है। केमिस्ट्री में रिसर्च करोगे तब भी दिमाग की ज़रूरत है, साइंटिस्ट बनो तब भी दिमाग की ज़रूरत है। तो अगर तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन ही सही नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। तो उस लॉजिकल ब्रेन को कौन सही करता है। और वो लोग ये सोचते हैं कि नीट में एडमिशन लिया, कोचिंग ले लिया तो बस हमारी फिजिक्स ठीक हो जानी, नहीं होनी है। तुम एनसीईआरटी उठाओ, तुम एससी वर्मा उठाओ, उसके बुक्स को पढ़ने की कोशिश करो और ये ट्राई करो कि नहीं भाई ये फिजिक्स है, इसमें मैथमेटिक्स है, इसका मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को करो जिस तरह 9th में करते थे। अब लोगों को प्रॉब्लम्स करनी है नहीं, तब क्या करेंगे, वो तो बोलेंगे ही ना कि भाई मज़ा तो नहीं आ रहा। मज़ा आएगा भी कैसे। मज़ा आने के लिए वो जहर पीना पड़ता है, वो कड़वा होता है। और धीरे धीरे जिसने जहर पी लिया, जाके उनको बोलो जो टॉप करते हैं, वो बोलेंगे भाई मज़ा आ गया फिजिक्स पढ़ के। तो जो ये कहते हैं कि मुझे मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ के, तो वो टॉनिक ज़रूर लेते हैं। वो टॉनिक क्या होता है, वो टॉनिक बड़ा प्रोटीन टॉनिक नहीं होता, वो प्रोटीन शेक नहीं होता, वो करेला का काढ़ा होता है। उसे पता होता है क्या भेजना पड़ता है, उसे पता होता है कि खोपड़ी की कितनी अच्छे से मरती है, तब जाके कुछ भेजे में घुसता है। तब जाके ये समझ में आता है कि एक बंदा अगर चल रहा है बड़ी स्पीड से, रुक गया, फिर उसको कोई ओवरटेक कर दिया तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होंगी,
रिलेटिव वेलोसिटीज फाइंड करते करते उसकी एक हो जाती है, तब उन्हें समझ में आता है, उनको मोल्ड किया जाता है, उनको तपाया जाता है। जब आप तप लोगे मज़ा ही मज़ा। अगर तपना नहीं चाहते, आप बोलते कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगी, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो अब आप सोचो आपको मैकेनिक्स क्या पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, मेरी एडवाइस अच्छी लगी, और मेरी जो फिजिक्स पे बहुत ही एक्सटेंसिव वे में लेक्चर्स बनी हुई है, आप उसे चेकआउट कीजिए, समझिए उन्हें, पढ़िए उन्हें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी बोलिए आने के लिए, सब्सक्राइब करें, तभी हमारी जो बातें होंगी वो और ब्यूटीफुल तरीके से होंगी। आप वेट तो करो, तब हम और अच्छे अच्छे बातें करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो वेक्टर पे होगा, और हम बात करेंगे वेक्टर क्यों करते हैं, और तब फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। नहीं, उससे पहले हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स